जिस तरह से सारे एयरपोर्ट एक दोस्त के लिए नाम चल रहे हैं, क्या ये पोर्ट भी किसी एक दोस्त के नाम पे करने के लिए हम ये मेहनत करके ये तो लेके नहीं आए हैं कि पहले एयरपोर्ट्स हो गए दोस्त के नाम, अब सारे बंदरगाह 12 बंदरगाह है वो भी दोस्त के नाम करने के लिए तो ये लेके नहीं आए हैं। 13 में से 7 आप प्राइवेट मेंबर्स रखते हो और फिर कहते हो कि हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं। ये बंदरगाह 12 महाबंदरगाह हमने जो खड़े किए हैं, 12 मेजर पोर्ट्स, वो किसी एक सरकार की अस्कियामत नहीं है, इस देश की प्रॉपर्टी है, नेशनल प्रॉपर्टी है और उसको संभालना हम सब की जिम्मेवारी है। ये देश की संपदा को संभाल के रखना है, उसकी चिंता करनी होगी। और जब कानून ऐसा आएगा, उस कानून में आप इतनी खिड़कियां रखोगे कि जहां से बड़े बड़े लोग आके आपको तो थोड़ा बहुत फायदा दे देंगे, पर आपका बंदरगाह कल आपका नहीं होगा। आज हम जाते हैं ना एयरपोर्ट पे, जहां पहले इस देश का, उस शहर का, महान हस्ती का नाम रहता था, आज आपके दोस्त का नाम का एयरपोर्ट हो गया है। एक मॉडल गुजरात का था महात्मा गांधी जी वाला, बहुत अच्छा मॉडल रहा, पूरी दुनिया ने उसे एडेप्ट किया। एक 2002 के बाद का भी गुजरात मॉडल आया है, ये उसी मॉडल की एक कॉपी है। इसमें क्या होता है कि अलग से कुछ कर दो, एक क्लॉज में सरकार के पास पावर रखो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का लिमिटेशंस कर दो और फिर मनमानी करते रहो। और कल को कुछ होता है तो मैंने कहां किया था, वो तो उस बोर्ड ने किया है, उसको तो मैंने स्वायत्त बना दिया था, ये अधिकार तो उनके थे। ये उसी मॉडल को आज यहां इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। कोई भी कानून बनता है उसका इफेक्ट फार फेचिंग होता है। कोई हाउस में बोल दिया, कोई क्वेश्चन आर हो गया, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं टिकता है जितना कानून का टिकता है। और मैं आपके ज़रिए ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी जो बिल को लेके आए हैं, उसके ड्राफ्टिंग में, बिल को तैयार करने में जो कमज़ोरियाँ रखी गई है, वो मैं आपके ज़रिए माननीय मंत्री जी और इस गृह के सामने रखना चाहता हूँ। एयरपोर्ट अथॉरिटी विधेयक, इसकी तैयारी करते वक्त मुझे लगता है कि या तो जो ड्राफ्ट तैयार करने में गंभीरता होनी चाहिए, जो सीरियसनेस, जो थिंकिंग होनी चाहिए, जो तैयारियां होनी चाहिए, उसमें काफ़ी कुछ कमज़ोरियां रही है। या फिर हम कुछ जानबूझ के ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे नाम तो हम दे देंगे, कॉम्पीट करना है, पर कॉम्पीट नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, किसी न किसी को दे देना है। इसके लिए क्या ये कमज़ोरी हमने छोड़ी है? जिस तरह से सारे एयरपोर्ट एक दोस्त के लिए नाम चल रहे हैं, क्या ये पोर्ट भी किसी एक दोस्त के नाम पे करने के लिए हम ये मेहनत करके ये तो लेके नहीं आए हैं कि पहले एयरपोर्ट्स हो गए दोस्त के नाम, अब सारे बंदरगाह 12 बंदरगाह है वो भी दोस्त के नाम करने के लिए तो ये लेके नहीं आए हैं। मैं उपसभापति महोदय जी, आपके जरिए जो ड्राफ्ट में कुछ कमियां हैं वो पहले सामने रखना चाहता हूं। सेक्शन 3, इसमें इन्होंने कहा एक बोर्ड बनेगा, जो बोर्ड में 13 सदस्य होंगे। आउट ऑफ दिस 13 मेंबर्स, 7 मेंबर्स आर प्राइवेट मेंबर्स। 13 में से 7 आप प्राइवेट मेंबर्स रखते हो और फिर कहते हो कि हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं। आपकी बात पे विश्वास कहां से आएगा? आपने बोर्ड मेंबर्स निजीकरण के लिए रखे, आपने प्रावधान किया, पर कहीं पर भी उसका क्वालिफिकेशंस, आपने उसकी एक्सपर्टाइज, उसका एक्सपीरियंस ये नहीं रखा। होगा क्या कि 14 में से 7 माने मोर देन 50% प्राइवेट मेंबर्स, नो प्रॉपर क्वालिफिकेशंस,
फिर वो क्वालिफिकेशन क्या होगा रखने का? यस बॉस, यस मिनिस्टर करने वाले लोग वहां आ जाएंगे। आपको अगर कॉम्पीट करना है प्राइवेट से, तो आपके पोर्ट में एक्सपर्ट लाने के लिए आपके कानून में प्रावधान होना चाहिए। वो कानून में प्रावधान आपने नहीं रखा है। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, माननीय उपसभापति महोदय जी, ये चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन जिसके पास पूरा अधिकार होगा वो इस बोर्ड को चलाएंगे, पूरी सत्ताएं उसमें निहित हो रही है। उसको कौन चयन करेगा? उसको चयन करने के लिए आपने कहा है कि एक ऐसी सिलेक्शन कमेटी होगी जो सिलेक्शन कमेटी आपको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का सजेशन देगी। अब ये महत्व की दो जगह को सिलेक्ट करने वाली जो सिलेक्शन कमेटी है उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही अनक्लियर है। आपकी सिलेक्शन कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर भी उसमें क्लैरिटी नहीं है कि कैसी वो कमेटी होगी। माननीय उपसभापति महोदय जी, ये रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया है, ये जो मेजर पोर्ट्स है, 12 मेजर पोर्ट्स है, और ये मेजर पोर्ट्स के हाथ पांव और आत्मा अगर कोई है तो वहां मजदूरी करने वाले, वहां काम करने वाले कामदार हैं। आपने उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। आपने कहा है वहां पे जो एम्प्लॉइज है उनके 2 लोग रहेंगे, और बिजनेस कम्युनिटी के आप कितने रख रहे हो? वाई दिस डिसप्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन? जिन्होंने ये 12 बंदरगाह खड़ा किया है, उस कामदारों की आवाज को वहां बुलंद रखना, माननीय उपसभापति महोदय जी, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी था। यहां पे जो इस बोर्ड के मेंबर होंगे, एक क्लॉज डाली है सरकार ने इसमें, द रिस्ट्रिक्शन पीरियड फॉर दोज हु आर ऑन द बोर्ड, वही लोग फिर एम्प्लॉय बन के बोर्ड के मेंबर का कार्यकाल खत्म होने के बाद न बने, उसके लिए आपने रिस्ट्रिक्शन रखा। कितना रिस्ट्रिक्शन रखा? जस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल। माने आज मैं बोर्ड का मेंबर हूं, और ये तो साहब बड़े बड़े मगरमच्छ है, उसको कुछ फायदा करवा दिया, और 1 साल के बाद मैंने जिसको फायदा करवाया है उसी कंपनी का मैं बड़ा मैनेजर बन के वहां से मजे जिंदगी भर करता रहूंगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन 1 साल का क्या ठीक है? आपको ठीक लगता है क्या? माननीय उपसभापति महोदय जी, एक क्लैरिटी होनी चाहिए। पोर्ट रिलेटेड यूज एंड नॉन पोर्ट रिलेटेड यूज, मैंने पूरा बिल देखा। पोर्ट रिलेटेड यूज एंड नॉन पोर्ट रिलेटेड यूज, कोई क्लैरिटी इसमें नहीं है। ये बंदरगाह, 12 महाबंदरगाह हमने जो खड़े किए हैं, 12 मेजर पोर्ट्स, वो किसी एक सरकार की अस्कियामत नहीं है। इस देश की प्रॉपर्टी है, नेशनल प्रॉपर्टी है, और उसको संभालना हम सब की जिम्मेवारी है। सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, दोस्तों को फायदा होगा नहीं होगा ये मत सोचो। ये देश की संपदा को संभाल के रखना है, उसकी चिंता करनी होगी। और जब कानून ऐसा आएगा, उस कानून में आप इतनी खिड़कियां रखोगे कि जहां से बड़े बड़े लोग आके आपको तो थोड़ा बहुत फायदा दे देंगे, पर आपका बंदरगाह कल आपका नहीं होगा। आज हम जाते हैं ना एयरपोर्ट पे, जहां पहले इस देश का, उस शहर का, महान हस्ती का नाम रहता था, आज आपके दोस्त का नाम का एयरपोर्ट हो गया है। उसी तरह ये 12 बंदरगाह की भी हालत इसी तरह की हो जाएगी, अगर हम
इस कानून को ठीक से लाना चाहते हैं, इसके ड्राफ्ट को आपको ठीक करना होगा। आप इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए। कम से कम आप बिल को, पहले गया था स्टैंडिंग कमेटी में, और वो स्टैंडिंग कमेटी में से आने से पहले वो लोकसभा भंग हो गई, इसलिए जो स्टैंडिंग कमेटी की भी रिकमेंडेशन थी आपने नहीं मानी है। ये मत समझो कि मुझे पता नहीं था कि स्टैंडिंग कमेटी में गया था, मैं सोच समझ के बोलता हूं। और वो उसके बाद वो लैप्स होने के बाद आप जब बिल लेके आए तो क्या आपकी ये जिम्मेवारी नहीं थी? माननीय उपसभापति महोदय जी बैठे बैठे कमेंट की तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट जवाब दिया, पर आपके थ्रू मैं ये कहना चाहता हूं कि उसी स्टैंडिंग कमेटी ने आपको कुछ सिफारिशें की थी, और उसी सिफारिश में ये भी कहा था स्टैंडिंग कमेटी ने कि पोर्ट रिलेटेड यूज एंड नॉन पोर्ट रिलेटेड यूज उसको ठीक से डिफाइन करो। क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है उसको सुनना? स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि आप एक क्लॉज रखते हो, योर ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस एंड वन क्लॉज इन द बिल ट्रैवलिंग टोटली इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। आप कहते हो कि हम स्वायत्ता दे रहे हो, बट देन इसी कानून में एक क्लॉज रखते हो कि सरकार आपको डायरेक्शन देगी। माननीय उपसभापति महोदय जी, एक मॉडल गुजरात का था महात्मा गांधी जी वाला, बहुत अच्छा मॉडल रहा, पूरी दुनिया ने उसे एडेप्ट किया। एक 2002 के बाद का भी गुजरात मॉडल आया है, ये उसी मॉडल की एक कॉपी है। इसमें क्या होता है कि अलग से कुछ कर दो, एक क्लॉज में सरकार के पास पावर रखो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का लिमिटेशंस कर दो, और फिर मनमानी करते रहो। और कल को कुछ होता है तो मैंने कहां किया था, वो तो उस बोर्ड ने किया है, उसको तो मैंने स्वायत्त बना दिया था, ये अधिकार तो उनके थे। ये उसी मॉडल को आज यहां इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसी बात का मेरा विरोध है। मैं ये आपके जरिए माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप अगर विकास की बात करते हो, आप अगर डेवलपमेंट की बात करते हो, तो एशिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में अलंग में आया। आप वहां पे थोड़ा, माननीय मंत्री जी दे रहे ध्यान, मैं कहता हूं आप और थोड़ा अपना पावर, अपना गुजरात कनेक्शन जो यूज करना है करके ये कहिए कि अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड को अगर आपको डेवलप करना है तो आप जो कानून 2019 में लेके आए हैं, आज तक उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, इसको कर दीजिए। आप बाहर से री रोलिंग के लिए जो स्क्रैप आता है उसके ऊपर ड्यूटी माननीय उपसभापति महोदय जी 0 कर दी, और दूसरी ओर अलंग में जो जहां जाता है, जिसको तोड़ने में मजदूर को मजदूरी मिलती है, जहां से ट्रांसपोर्टर को काम मिलता है, छोटे मोटे बहुत लोग वहां पे जुड़े हुए हैं, सिर्फ शिप ब्रेकर का सवाल नहीं, बहुत को रोजी मिलती है, उसके ऊपर आपने 2.5% कस्टम ड्यूटी रखी है। तो 0 एंड 2.5 वो दोनों के बीच में कंपटीशन कैसे रहेगी? अगर आपने इंपोर्टेड स्क्रैप 0 कस्टम ड्यूटी की है तो शिप ब्रेकिंग के अंदर शिप के ऊपर भी कस्टम ड्यूटी आपको 0 करनी होगी। आप कहते हो कि ये बोर्ड बनाने से बहुत फायदा हो जाएगा, कंपटीशन आ जाएगी। मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि उसी अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड आज एक बोर्ड के नीचे है, उसके साथ काम करने वाले लोगों को जाके आप पूछिए कि इस बोर्ड से आप कितने खुश हो। इसके बजाय तो सरकार से पाला होता तो ज्यादा अच्छा होता, ये वो लोग वहां के लोग कहेंगे। कल उन्हीं दोस्त के नाम हो जाने की ये चिंता सबको हो रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश का सबसे बड़ा समुद्र तट जो हमारे देश, दुनिया के 16वें नंबर के कंट्री पे भारत देश है, पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी बॉर्डर पे पाकिस्तान आया हुआ है। 1660 किलोमीटर का समुद्र तट जो है वो गुजरात का है, पाकिस्तान से लगी हुई सीमा है। कंडला पोर्ट आपका, ये 12 बंदरगाह में से आने वाला भी इस कानून के जरिए इसी में आ जाएगा। और वहां पे अगर आप ऐसा बोर्ड बना रहे हो जहां 14 में से 7 मेंबर प्राइवेट मेंबर है, जहां पे
बहुत सारी कानून में ही क्षतियां रही हुई है, जहां पे बहुत सीधे तरीके से दिखता है कि ये कल बैकडोर एंट्री करके प्राइवेटाइजेशन की ओर जाएगा, तो दिक्कत क्या होगी साहब? दुश्मन देश सामने है। अगर आप 12 बड़े बंदरगाह में से कंडला भी जहां आता है पाकिस्तान की सरहद वाला, अगर उसको आप कमजोर करोगे, आप ऐसे कानून के जरिए उन हाथों में दे दोगे जो ताकतें देश की सुरक्षा की ज्यादा चिंता नहीं कर पाएगी। आपका मेंबर होगा, माइनॉरिटी मेंबर क्या करेगा बोर्ड में? डिसीजन विल बी टेकन बाय मेजॉरिटी एंड यू विल नॉट बी एंजॉइंग मेजॉरिटी। आपका सुरक्षा का एक रिप्रेजेंटेटिव, आपका रेलवे का एक रिप्रेजेंटेटिव, आपका स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव, वो अकेले अकेले क्या करेंगे वहां? ये इतने सालों तक जो 12 बंदरगाह हमारे हाथ में रहे हैं, वो अगर इसकी क्रेडिट किसी को जाती है तो ऐसे ही गृह में बैठने वाले, लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हुए हमारे से पहले बैठने वाले बहुत ही बुद्धिमान सांसदों ने जो कानून पारित किया था, आपको पुराना लगता है, आपको उसमें सेक्शंस ज्यादा लगती है, बट अगर दोनों को साथ साथ रख के कोई भी आदमी पढ़ेगा तो लगेगा कि आपके इस कानून के ड्राफ्ट से कहीं बेहतर कानून आज मौजूदा कानून है। हाँ, शायद उसमें यह कमी जरूर दिखेगी कि उस कानून की तहत किसी दोस्त को कुछ दे देना आसान नहीं है। अगर उसी के लिए ये कानून ला रहे हैं तो उसका तो कोई मतलब नहीं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस कानून के लाते वक्त अगर कम से कम माननीय मंत्री जी और सरकार, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिन्होंने गुजरात के जहां पे सबसे बड़ा दरिया किनारा आया हुआ है, उनका ऑडिट करते हुए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट फाइल की है, उसको भी अगर देखा गया होता माननीय उपसभापति महोदय जी, तो मुझे लगता है कि अच्छी मंशा के साथ ये कानून कभी भी नहीं आता। सीएजी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, और उसने ये लिखा कि आपके जो बंदरगाह है उसके प्राइवेटाइजेशन की वजह से प्राइवेट पोर्ट की जेटियों पर आपके सुरक्षा के जहाज, आपकी सुरक्षा की बोट्स वहीं से ट्रैवलिंग में जाएगी, दुश्मन को पता चलेगा, और इसीलिए इसकी भी चिंता होनी चाहिए। मैं आपके जरिए आखिर में मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि आप इसको फिर से ड्राफ्ट करने के लिए भेजिए। भले ही पहले लोकसभा भंग होने से कमिटी के पास गया हुआ कानून जो गया था उसकी सिफारिशें आपने नहीं मानी हो, आज उसको देख लीजिए, फिर से ड्राफ्ट ठीक कीजिए। फ्रंट डोर, बैक डोर, विंडो, कहीं से भी प्राइवेट आदमी घुसे इसकी बहुत संभावना है, इसको बंद कीजिए। आपकी वो खिड़कियां किसी दोस्त के नाम पे बंदरगाह न बन जाए, उसकी चिंता करते हुए अच्छे ड्राफ्ट के साथ आप आइए, हम भी समर्थन करेंगे। हम सिर्फ विरोध करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, राष्ट्र के हित में कुछ होता है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि हम समर्थन भी देते हैं। धन्यवाद उपसभापति।